वालेकुम। हमारा 7.1 एक्सरसाइज के अंदर कोऑर्डिनेट प्लेन जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन से चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट हमें बताता है कि अगर एक पॉइंट फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट 1 और 2 दिए हुए हैं, तो कोऑर्डिनेट बताएगा हमें कि हमारे उस पॉइंट P की लोकेशन जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 पॉइंट मूव करना है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमें 2 पॉइंट मूव करना है, तो हम उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट हमें ये बता रहा होता है। ये ऑर्डर पेयर बेसिकली होता है और ऑर्डर पेयर जो होता है उसके अंदर फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है और सेकेंड वैल्यू क्या होती है वाई की। फर्स्ट वाली को एब्सीसा कहा जाता है और सेकेंड वाली को ऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर होता है। कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो इसकी डेफिनेशन क्या है कि कोऑर्डिनेट प्लेन इज़ जनरेटेड बाय टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइन। ठीक है, ये दो नंबर लाइन है, एक एक्स एक्सिस है जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल जो होता है और एक वाई एक्सिस जो वर्टिकल होता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के 90 के एंगल बना रही हैं यहाँ पे सब तरफ। ठीक है, तो अब ये इसके 4 पोर्शन हमें नज़र आ रहे हैं। तो पहले पोर्शन को हम क्वाड्रेंट 1 कहेंगे, दूसरे वाले को क्वाड्रेंट 2 और ये 3rd और ये 4th क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, फर्स्ट हमेशा यही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट हमेशा यही रहेगा, 3rd और 4th ये रहेगा। ठीक है, अब इनके अंदर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये किन किन पॉइंट से मिलकर बन रहा है? देखें, इस लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, मतलब एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब फिर ये है कि x जो है वो 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यूज़ क्या होती हैं, मतलब +1 +2 +3, तो पॉजिटिव हो गया। y भी पॉजिटिव है तो y क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट जो है हमारा बन रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव y से, तो मतलब x जो होगा वो नेगेटिव और y क्या होगा, पॉजिटिव। अगर इसको इस तरह की इनइक्वालिटीज़ की फॉर्म में देखें तो x नेगेटिव है तो मतलब यहाँ पर x जो है वो 0 से क्या होगा, लेस होगा, और y पॉजिटिव है तो ये y जो होगा वो 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएं तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो नेगेटिव x और नेगेटिव y से मिलके बन रहा है, तो इसमें दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। मीन्स x भी लेस देन 0 और y भी लेस देन 0। फोर्थ और लास्ट क्वाड्रेंट जो है हमारे पास पॉजिटिव x और नेगेटिव y से मिलके बन रहा है, तो पहले हमेशा x लिखना है फिर y। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव मीन्स x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0। ठीक है जी, और इसके अलावा ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है, MCQ जा सकता है कि वर्टिकल लाइंस डिवाइड द कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू, ये जो वर्टिकल लाइन है हमारी y एक्सिस जो है ये पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर रहा है। लेफ्ट हाफ प्लेन यहाँ से यहाँ तक और राइट हाफ प्लेन ये। ठीक है, इसी तरह एक्स एक्सिस की अगर देखें अकॉर्डिंग, तो एक्स एक्सिस भी जो है जो पूरे कोऑर्डिनेट को क्या कर रहा है, 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये अपर हाफ प्लेन और ये यहाँ से नीचे लोअर हाफ प्लेन हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये जो ओरिजिन है इस पर एक्स एक्सिस भी क्या होता है, मतलब एक्स पॉइंट भी 0 होगा और वाई भी क्या होगा, 0 होगा इस ओरिजिन पर। इसके अलावा इस एक्स एक्सिस पर ये एक्स का घर है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये एक्स एक्सिस है, एक्स का घर है, तो इसके ऊपर वाई एक्सिस क्या होगा, वाई की वैल्यू सारी 0 होगी इस पूरे एक्सिस पर, और ये वाई एक्सिस का घर, वाई एक्सिस जो है ये वर्टिकल लाइन ये वाई का घर है, तो इसके ऊपर एक्स 0 होगा पूरी वर्टिकल लाइन पे। दोनों 0 कहाँ पे होंगे, जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं इस ओरिजिन पे, जिस पर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट प्लेन, डिटेल से हमने इसको देख लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऐसे पॉइंट लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल दोनों क्या हों, पॉजिटिव हों, जिस तरह हमने ऊपर कहा था 1 भी पॉजिटिव है 2 भी पॉजिटिव है, तो ये इस पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कहीं भी लाई कर सकता है। सेकंड -1 2 कर लेते हैं, ये पहली x की वैल्यू माइनस है और y की प्लस है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कहीं भी लाई कर सकता है। -1 -2 ये पूरे थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं भी लाई कर सकता है। 1 एंड -2 पहले वाली प्लस और दूसरे वाली माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं भी लाई कर सकता है।
ठीक है, तो अब एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लोकेट इन एक्स वाई प्लेन। हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको हमने बताना है कि एक्स वाई प्लेन के अंदर उनकी लोकेशन बतानी है। कोऑर्डिनेट हमें बताता है एक पॉइंट की लोकेशन, कि वो लोकेट किस जगह पे कर रहा है, एक्स वाई प्लेन के अंदर किस क्वाड्रेंट के अंदर किस जगह पर लोकेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट है। फॉर एग्जांपल हमारे घर के अंदर है, हमारा घर जो है हम एड्रेस बताते हैं कि इतने हम लेफ्ट साइड पे इतना आएंगे, राइट साइड पे इतना, जिस तरह हम ऑर्डर प्लेस करें तो उसको एड्रेस समझा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट जो है ये हमें चीज़ की लोकेशन बता रहे होते हैं, उस पॉइंट की लोकेशन बता रहे होते हैं जहाँ तक हमने पहुँचना होता है। तो पहला हमारे पास पॉइंट है x ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू मतलब सारी पॉजिटिव हैं, तो x पॉजिटिव कहाँ पे है, सिर्फ उसने पूछा कि x ग्रेटर देन 0, तो x पॉजिटिव जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, x पॉजिटिव जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है। ये x इधर भी पॉजिटिव है, x इधर भी पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे इसका आंसर लिखेंगे लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट वाले का आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों, क्योंकि x यहाँ भी ग्रेटर है और x यहाँ भी ग्रेटर है। एक तो हम लिखेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये दो क्वाड्रेंट इसके बनते हैं, लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अलावा ये भी ठीक है, इसके अलावा ये भी लिखा जा सकता है राइट हाफ प्लेन। ठीक है, क्या, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड राइट हाफ प्लेन, ये पूरा राइट हाफ प्लेन ही है। हमने कहा था वाई एक्सिस जो है वो पूरे कोऑर्डिनेट को एक लेफ्ट और एक राइट हाफ प्लेन में डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारे पास राइट हाफ प्लेन भी बन गया। ठीक है जी, राइट हाफ प्लेन इसका आंसर बन गया। इसके अलावा सेकंड वाला पार्ट जो है वो x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव सिर्फ किस में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो हम इसका लिखेंगे लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओनली लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों एक ही दफ़ा में एक ही जगह पर पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा और किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं हो रहे। आपके सामने हमने क्वाड्रेंट ड्रा किए हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट में x इक्वल 0, x कहाँ पे 0 होगा, अपने घर के अंदर तो ये 0 नहीं हो सकता, दूसरे के घर में जाके 0 होगा ना। तो दूसरा घर क्या है, y एक्सिस है, तो x 0 कहाँ पे होगा, ऑन y एक्सिस, पूरे y एक्सिस पे। ठीक है, इसके अलावा y इक्वल 0, y कहाँ पे 0 होगा, अपने घर में तो नहीं होगा, x एक्सिस पर क्या होगा, ये 0 होगा। नेक्स्ट फिफ्थ है x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन इक्वल 0। x क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, एंड y जो है वो लेस देन इक्वल, मतलब ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। इसके अलावा नीचे इक्वल का साइन भी है। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव देखते हैं अपने कहाँ पे लाई करता है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, मतलब ये क्वाड्रेंट तो हमारा हो गया फोर्थ, इसका आंसर हमारा क्या बन गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन ये नीचे y लेस देन इक्वल 0 है, अगर हम इसको इसके दो पार्ट बनाएं, y लेस देन 0 एंड y इक्वल 0, ये दोनों इसी के मिलके बना रहे हैं ये, तो y लेस देन 0 हमें लेकर जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और y इक्वल 0 कहाँ पे होता है, इस x एक्सिस पे, तो हम यहाँ लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट विद x एक्सिस। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट विद x एक्सिस, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह x इक्वल 0 y इक्वल 0, दोनों एक ही टाइम पर किस जगह पे 0 होंगे, ओरिजिन पे, एट ओरिजिन। ठीक है, ये 0 0 पॉइंट जो होता है। नेक्स्ट उसके बाद 7 वाला है x इक्वल y, x और y इक्वल कब होंगे, यहाँ पे देखें पहले क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव है, मतलब सेम साइन है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी दोनों सेम साइन है। उसने साइन का नहीं कहा, वो कह रहा है दोनों का भी इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पे कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही है। तो उसके अंदर उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उसमें x और y की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, ग्राफ अगर हम बनाएं इसका, x इक्वल y 1 लेंगे तो y की वैल्यू भी 1 रखनी पड़ेगी, और जब 1 1 को हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, 2 2 यहाँ पे प्लॉट करेंगे, -1 इधर -2, तो ये पूरी एक लाइन जो है इधर आ जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे लाइन लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसी लाइन जो फर्स्ट और थर्ड के अंदर लाई कर रही है, लाइन, कर्व नहीं, लाइन। उसके बाद है 8 वाला x ग्रेटर देन इक्वल 3। अब ये हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, इनइक्वालिटी है,
पहले तो जीरो के साथ चल रहा था सारा, लेकिन अब जीरो नहीं है, अब ग्रेटर देन इक्वल 3 है, तो हम इसकी पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। x इक्वल 3, अगर x इक्वल 3 का ग्राफ बनाया जाए तो 1 2 3 ये बन गया जी हमारा ग्राफ x इक्वल 3 का। अच्छा, इक्वल बना लिया, दो पार्ट इसके बना लेते हैं, एक x ग्रेटर देन 3 और एक दोनों से मिलके बन रहा है ये। अब x की वैल्यू एक तो ये हो गया, अब मतलब ये हमारा सेंटर हो गया, तो ग्रेटर देन x की वैल्यू इससे पीछे जो है वो कहते हैं ग्रेटर, तो इससे पीछे सारी क्या होंगी, छोटी होंगी। यहाँ पे 3 है, यहाँ 2, ये 1, ये उसने छोटी नहीं कहा, वो कह रहा है x की वैल्यू सारी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर, तो ग्रेटर इससे आगे आएंगी सारी वैल्यूज़। ठीक है, तो हम लिखेंगे राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन है, राइट हाफ प्लेन आफ्टर x इक्वल 3, आफ्टर लाइन x इक्वल 3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कि x इक्वल 3 की जो लाइन से राइट साइड पे जितना भी प्लेन है वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। 9 वाला पार्ट है y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, y जो है वो पॉजिटिव कहाँ पे है, अब अपने क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं हम, कोऑर्डिनेट प्लेन पे, तो y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, बाकी दोनों में नेगेटिव है y। उसने पॉजिटिव कहा तो मतलब पहले दो में हम लिखेंगे लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी ठीक है, हम अपर हाफ प्लेन भी लिख सकते हैं, दोनों क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं तो हम अपर हाफ प्लेन भी लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट भी ठीक है, इसके अलावा अपर हाफ प्लेन भी। उसके बाद x एंड y हैव अपोजिट साइन, अब दोनों के आगे अपोजिट साइन, और अपोजिट साइन x और y के कहाँ होते हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो लास्ट वाले का आंसर बन जाएगा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 जी। 7.1 का क्वेश्चन नंबर अब 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब डिस्टेंस जो है वो पॉइंट्स के दरमियान में हमें पॉइंट दिए होंगे इस तरह ए और बी, कोई से 2 या 3 पॉइंट, 2 पॉइंट दिए होंगे, हमने उसमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। और वो कैसे करेंगे डिस्टेंस, इसका मतलब मीनिंग क्या है कि क्या चीज़ है इसके बैकग्राउंड में, तो हम इसको क्या देखेंगे, अगर हमारे पास ये XY प्लेन है जिस तरह हमने पिछले भी क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, ठीक है, तो कोई 2 पॉइंट हमें दे देंगे, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो हम इसके दरमियान में इस पॉइंट से लेकर क्या करेंगे, इस पॉइंट तक इसका डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। वो डिस्टेंस फार्मूला से मेजर होगा कि डिस्टेंस फार्मूला कि इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के दरमियान कितना फासला है। ठीक है, तो ये कार्टियन प्लेन था हमारा, ये हमने 2 पॉइंट ड्रा किए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना रहेगा वो हम फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है 6 7, बी पॉइंट दिया हुआ है 0 -2। हम इसमें फर्स्ट हमने कहा था कि ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट वैल्यू x होती है, सेकंड y होती है, तो x1 इसको कह लिया, इसको y1 कह लिया, और ये सेकंड वाले की x2 और ये क्या हो गई y2। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है 2 पॉइंट्स के दरमियान a और b के दरमियान निकाले तो उसको डोनेट इस तरह करेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट इस तरह करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के लिए, ए बी के ऊपर ये डिस्टेंस की नोटेशन और ये ऊपर लाइन सेगमेंट की नोटेशन, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस एज इट इज़ आ गया x1 की वैल्यू 6 होल का स्क्वायर आ गया, प्लस y2 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू -7 पुट कर देंगे, होल का स्क्वायर हो गया 0 - 6 का स्क्वायर 36 आ गया, -7 - 2 -9 होल का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 81 के। ठीक है, 9 माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर पावर इवन है। 36 + 81 117 आ गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3√13। ये पॉइंट ए और बी जो दिए गए थे, ए और बी पॉइंट अगर यहाँ पे देखें तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है 3√13 है जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सी और डी पॉइंट दिए गए हमें, सी पॉइंट दिया गया है 5 - 2 -5 - 2 और डी पॉइंट दिया हुआ है 3 and 2। तो इसके ऊपर भी हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला ये लग गया जी, सी डी x2 - x1 प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू हमारे पास थी 3, ये हमने पुट कर दी, माइनस x1 की वैल्यू थी -5, तो ये भी माइनस है, वैल्यू का भी माइनस आ रहा है, तो इसलिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे ताकि दोनों वैल्यू अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें। तो होल का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 है, माइनस y1 की वैल्यू अगेन -2 है, फिर दोबारा से ब्रैकेट लगा के उसको स्क्वायर कर लिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 + 5 8, 8 का स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पर 64 आ गया, और
2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 टू द 4, और 4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। ठीक है, तो 4 प्लस के 16 कितना बन जाएगा, 80। 80 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट हमारे पास L और M दो पॉइंट दिए गए हैं। L पॉइंट है 0, 3 और M पॉइंट दिया हुआ है -2 -4। यहाँ पर पहले वाले में हम x1 x2 कर रहे हैं, दूसरे वाले को x1 y1 और x2 y2। LM हम डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट करने के बाद ये सारा इसी तरह बिल्कुल चलता है कि वैल्यू। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है, -2 पुट कर दी, माइनस फार्मूले वाला। x1 की वैल्यू क्या है, 0, वो पुट कर दिया होल का स्क्वायर। फिर प्लस y2 की वैल्यू -4 माइनस y1 की वैल्यू 3। ठीक है, -2 0 कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, -4 -3 -7। अब माइनस का स्क्वायर 2 का करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है बाहर फिर से। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49, माइनस ख़त्म हो जाएगा, बाहर स्क्वायर है। तो 4 + 49 कितना आ गया, 53, और 53 का स्क्वायर रूट अगेन फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि 53 प्राइम नंबर है। तो यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। इस तरह सिर्फ आपको वैल्यूज़ दी होंगी, बस ख्याल यह करना है कि पहले ऑर्डर पेयर के अंदर जो वैल्यू होगी उसको x1 y1, और दूसरे ऑर्डर पेयर में जो वैल्यू होगी उसको x2 और y2 लेकर चलना है। और सेम एज इट इज़ वैल्यू, अगर वैल्यू रिपीट हो रही है, साइम रिपीट हो रहे हैं, तो हम फिर यहाँ पर जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सेकेंड में किया, ब्रैकेट लगा के एक स्टेप बढ़ा लेंगे। इस तरह अगर लिखते हैं हम 3 - 5 माइनस, इस तरह डबल साइन आ जाएगा, इसमें इधर भी माइनस है, इसका भी माइनस है, तो फिर कंफ्यूज हो जाता है कि माइनस किसको देना है। तो इसलिए बेहतर है कि इसके आगे हम ब्रैकेट लगा के फिर होल का स्क्वायर कर लें। ठीक है, तो ये उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 3, मिड पॉइंट फाइंड करना है। फाइंड द फॉलोइंग इन ईच मिड पॉइंट ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ऑफ 2 पॉइंट्स। अब हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए जिस तरह हमने डिस्टेंस के लिए देखा, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट नहीं किया, PQ वाला, वो आप खुद करेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा के। वो यहाँ पे मिड पॉइंट के लिए देखें, अगर हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट प्लेन ये हमारा है, ठीक है, हम इसके अंदर 2 पॉइंट, एक A ये था और एक B पॉइंट को ये था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये ड्रॉ हुए हैं, तो हमने इनके दरमियान में क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है, मतलब इनका मिडल पॉइंट इस जगह पर फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट के लिए फार्मूला यूज़ होता है, हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 3 और 1, B पॉइंट दिया हुआ है -2 और -4। तो पहले वाले को हमने जिस तरह डिस्टेंस वाले में कहा कि पहले वाले को x1 y1 और दूसरे वाले में x2 और y2, हमने इनको नाम दे दिए। अब मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो हम यूज़ करते हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ AB, ये AB के ऊपर लाइन सेगमेंट आएगा क्योंकि लाइन सेगमेंट था। तो मिड पॉइंट ऑफ AB का फार्मूला जो है x1 + x2/2 y1 + y2/2। जिस तरह मीन निकालते हैं, 2 पॉइंट है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके उतने नंबर 2 पर डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो x1 की वैल्यू हमारे पास थी 3, ये पुट कर दी, फार्मूले वाला प्लस आ गया, x2 की वैल्यू थी -2, पुट कर दी, /2 एज इट इज़ आ गया, कॉमा, y1 की वैल्यू हमारे पास 1 थी, पुट कर दी, प्लस फार्मूले वाला, y2 की वैल्यू -4 है, वो ब्रैकेट में लिख दिया हमने, क्योंकि यहाँ से फिर जो है इस तरह अगर लिखते हैं y + -4 तो 2 साइन इकट्ठे आ रहे हैं, इसलिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल। प्लस माइनस क्या हो गया, -3 - 2 1/2, और प्लस माइनस माइनस 1 - 4 माइनस का 3/2। और यहाँ पे ब्रैकेट जो है, ब्रेसिस हैं, ये हम राउंड ब्रेसिस का इस्तेमाल करते होते हैं। अगर हम अपने मिड पॉइंट के फार्मूला के आंसर क्वेश्चन के अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा मार्क्स डिडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा होता है, मिड पॉइंट निकाल रहे होते हैं, वो x और y इस तरह का एक पॉइंट होता है। ठीक है, और ऑर्डर पेयर जो है हमेशा किस ब्रेसिस में लिखा जाता है, राउंड ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा यहाँ पर जो है थोड़ा साइज़ बड़ा कर देंगे, लेकिन रखेंगे उसको क्या, राउंड ही। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हो गया। उसके बाद सेकंड है, A और B पॉइंट आपको दिया हुआ है, A की वैल्यू -8 और 3, B पॉइंट है आपके पास 2 और -1। इसमें हमने x1 इसको कह दिया, इसको y1 सेकंड वाले में x2 और y2 कह दिया जी। मिड पॉइंट ऑफ AB का फार्मूला वही x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक, तो x1 की वैल्यू हमारे पास -8 है, प्लस फार्मूले वाला x2 की जगह पर 2, ये लिख दिया। नेक्स्ट y1 की वैल्यू 3, प्लस फार्मूले वाला y2 की वैल्यू -1, -8 + 2 कितना हो गया, -6 हो गया, /2
3 माइनस 1 2/2, तो ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है। 3 1 3 3 2 1 2 3 6 और 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया और ब्रैकेट इसमें क्या आ गई, राउंड ब्रैकेट्स आ गई। उसके बाद नेक्स्ट एक और पॉइंट दिया हुआ है लास्ट में, एक -√5 है और -1/3 है। बी पॉइंट हमें दिया हुआ है -3√5 और 5। तो ये हमारे पास क्या होगा, x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा, ठीक है। इनको वैल्यूज़ को नाम देने के बाद हम अपने इसी फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। जी हमारे पास इसको x1 y1 x2 y2 का नाम देने के बाद मिड पॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करना है। फार्मूला हमारा ये आ गया, x1 की वैल्यू जो है वो है -√5, हमने यहाँ पुट कर दी, माइनस जिस 1 लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि जिस के रूट के बाहर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, उसका कोफिशिएंट 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हमने 1 यहाँ पे लिख दिया। और प्लस x2 की वैल्यू क्या है, -3√5, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस -3√5/2 आ गया, कॉमा y1 की वैल्यू जो है वो -1/3 है और y2 की वैल्यू जो है 5 है, 5 आ गया ओवर 2। अब इन दोनों को आप अगर ऐसे सम नहीं करना आ रहा तो आप सिर्फ नोमिनेटर को जो है अपने कैलकुलेटर्स पे लिखेंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे -1, फिर स्क्वायर रूट वाला बटन प्रेस करके फिर 5, फिर -3 स्क्वायर रूट 5, तो आंसर आपका आ जाएगा -4 स्क्वायर रूट। देखिए -1 -3 -4 और स्क्वायर रूट 5 जो यहाँ पे वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है, तो स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ साथ चल रहा है, ठीक है। नीचे 2 2 to the 1 2 to the 4 और ये हमारे पास कैंसिल होने के बाद -2 स्क्वायर रूट 5 इसका आ गया। यहाँ पर ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं हम, कि टोटल वैल्यू लिखेंगे इसी तरह कैलकुलेटर पे, पहले -1/3 लिखने के बाद +5 करते हैं, तो इसका आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा 3 और 14/3 आंसर आ गया, ठीक है। तो 14/3 को अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे तो 14/6 बन जाएगा। 3 2 3 दा 6 2 7 दा 14, तो ये हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया 7 3। तो इस तरह ये मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन हमारे हो गए। इन पे उसने कहा हुआ था डिस्टेंस फार्मूला, इन्हीं वैल्यूज़ को लेके आपने इन पे डिस्टेंस फार्मूला भी अप्लाई करना है। ये x1 x2 और ये y1 y2 की वैल्यूज़ लेके उसी फार्मूला के अंदर जो हमने पीछे यूज़ किया यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर डिस्टेंस एट 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। कहता है आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, नीचे जो पॉइंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो ओरिजिन से, कहाँ से, ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब ओरिजिन पे होते हैं दोनों ज़ीरो होते हैं, एक्स भी ज़ीरो होता है वाई भी ज़ीरो होता है, तो ओरिजिन से कौन 15 यूनिट जो है वो दूर है, ठीक है। तो हम जो भी पॉइंट हमें दिया होगा एक, उसका ओरिजिन के साथ जो है डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब एक पॉइंट हमें दिया होगा, दूसरा हम पॉइंट ओरिजिन ले लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अगर आंसर 15 आ गया तो हम कहेंगे येस दिस गिव पॉइंट इज़ 15 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट 176 और 7। एक पॉइंट हमने ले लिया ओरिजिन, जो उसने कहा हुआ है वो हमें बताएगा कि ओरिजिन एक ही, क्योंकि डिस्टेंस के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तो ये हमने ले लिए, ठीक है। अब इनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। x1 की वैल्यू ये है, y1 की है, x2 की है, y2 की है, ठीक है। आप इसको भी पहले रख सकते हैं, इसको बाद में रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा जी। तो उसके बाद हमने वैल्यूज पुट कर दी। x2 की वैल्यू 1 स्क्वायर रूट 176 थी, माइनस x1 0 आ गया, y2 की वैल्यू 7 माइनस 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, 176 प्लस 49 दोनों को ऐड किया 225 का स्क्वायर रूट करेंगे, 15 यूनिट्स आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया, 15 यूनिट्स। तो हम बता देंगे उसने 15 यूनिट्स का कहा था, येस द गिवन पॉइंट 15 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन, के जो गिवन पॉइंट है आपका कौन सा, स्क्वायर रूट 176 और 7, ये 15 यूनिट अवे है ओरिजिन से। नेक्स्ट पॉइंट है 10 माइनस 10, एक हमने ओरिजिन ले लिया 0 0, बी हमें दिया हुआ है 10 माइनस 10, इसमें x1 y1 x2 y2, तो फार्मूला पुट करते हैं 10 माइनस 0, x2 की वैल्यू 10 माइनस x1 की 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 10 और माइनस 0 होल का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, इधर माइनस 10 का स्क्वायर भी 100, 200 बन गया, 200 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो 15 के इक्वल नहीं है, ये इसके 10 स्क्वायर रूट यूनिट्स आ रहे थे, तो हम कहेंगे नो द गिवन पॉइंट 15 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है, नॉट अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये 15 यूनिट जो है वो दूर नहीं है, ये उससे कम या ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद लास्ट थर्ड पार्ट है इसका, 1 और स्क्वायर रूट 50 हमें दिया हुआ 15 दिया हुआ है, इसका हमने चेक करना है। तो
ओरिजिन ले लिया 0 0 b.1 15 दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 हो गया। फार्मूला लगा दिया x2 माइनस x1 होल स्केयर, x2 की वैल्यू 1 है माइनस 0 होल का स्केयर, y2 की वैल्यू 15 माइनस 0 होल स्केयर, 1 स्केयर 1 आ गया, 15 का स्केयर 225, दोनों को ऐड किया कितना बन गया 226 बन गया। इसका स्केयर रूट लेंगे 15 यूनिट नहीं आता, क्योंकि अगर हमारे पास 225 होता तो 15 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसलिए नो, ये भी हमारा जो पॉइंट है ये 15 यूनिट अवे नहीं है। तो एक ही पॉइंट है जिसको हमने बता दिया है जो 15 यूनिट अवे है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके 3 पार्ट्स हैं वो भी देखते हैं। एट द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। हमें 3 वर्टिसेस दिए गए हैं ए बी एंड सी, हमने शो करवाना है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल के, तो राइट एंगल का जिक्र कर रहा है और हम डिस्टेंस और मिड पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो राइट एंगल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसको डायग्राम पे ड्रा कर लेते हैं। ए पॉइंट हमने एक डायग्राम ले ली जिसको वर्टेक्स ए का नाम दे दिया, इसको बी का, और फिर यहाँ पे इसको हमने क्या नाम दे दिया, सी वर्टेक्स का नाम दे दिया। ए के हमें कोऑर्डिनेट्स जो गिवन थे वो 0 2 हैं, बी के स्क्वायर रूट 3 1, और सी के जो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन थे वो हमने लिख दिए 0 -2। तो हमें अब ए से बी तक डिस्टेंस, बी से सी तक और सी से ए तक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि जो गिवन वर्टिसेस हैं हमें दिए हुए ए बी एंड सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल के ही हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने थ्योरम जो है वो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर है। तो हमें 3 चीज़ें चाहिए, हाइपोटेन्यूस, बेस, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ए बी हम सबसे पहले परपेंडिकुलर फाइंड कर रहे हैं। ए बी जो हमारे पास ट्राइंगल के अंदर था, वर्टेक्स ए दिया हुआ है 0 2, बी दिया हुआ है स्क्वायर रूट 3 एंड 1। तो हम इस पे इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला जो हमने 2 3 एंड 4 क्वेश्चन में लगाया वही हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। फार्मूला था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 होल का स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू 1 माइनस 2 होल का स्क्वायर। इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 बचेगा, यहाँ पे -1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 3 + 1 4 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट कितना बन गया हमारे पास, तो ये परपेंडिकुलर आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी। ठीक है, उसके बाद हम बी सी से कर रहे हैं जो हमारे पास बेस थी। तो बी हमें पॉइंट दिया गया था, कोऑर्डिनेट उसके दिए हैं 3 एंड 1, स्क्वायर रूट 3 एंड 1, सी हमें दिया गया 0 एंड -2। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बेस की वैल्यू जो आ रही है वो 2 स्क्वायर रूट 3 आ रही है। मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी टू सी इज 2 स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे इसका हाइपोटेन्यूस लास्ट, और फिर फार्मूले के अंदर पुट करते हैं पाइथागोरस में। जी, तो ए से सी तक डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने पॉइंट ए भी ले लिया, पॉइंट सी भी। फिर यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करने के बाद 0 का स्क्वायर 0 आ गया, -2 -4 बन गया, -4 का स्क्वायर कितना बन गया 16। 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया 4। तो ये हमारे पास आ गया जी हाइपोटेन्यूस या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू सी। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने थ्योरम लिख लिया, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हम 4 पुट कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू आई थी 2 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर 2 आया था। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर 16 बन गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 3, 2 का स्क्वायर 4 बन गया, 2 4 3 12, 12 + 4 16। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी राइट के इक्वल आ रही है, तो हम कह देंगे द गिवन वर्टेक्स जो हमें वर्टेक्स दिए गए थे वो राइट एंगल ट्राइंगल के ही वर्टेसेस हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है, उसके अंदर भी 3 वर्टिसेस दिए गए हैं और कह रहे हैं कि चेक करें कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं या नहीं। जी, तो सेकंड पार्ट में ए वर्टेक्स हमें दिया गया 3 1, बी -2 -3, सी दिया गया 2 and 2। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी होती है जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल इन लेंथ होती हैं। 2 साइड्स और 2 एंगल इक्वल होते हैं। जितनी साइड्स ट्राइंगल में इक्वल होती हैं उतने ही एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमें ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, हमने इनके वर्टेक्स के नाम दे दिए। अब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा राइट एंगल ट्राइंगल में जिसका एक एंगल 90 का होता है। अब यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें 3 साइड्स जो उसने दी हुई हैं ए बी सी एंड सी है, तो इनके दरमियान हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। किसी भी 2 साइड का अगर डिस्टेंस इक्वल आ जाता है, ए बी का, बी सी का या सी ए का, इन तीनों में से किसी भी 2 का अगर डिस्टेंस इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो हम सबसे पहले ए टू बी का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। ए हमें पॉइंट दिया 3 1, बी हमें -2 एंड -3। डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद इसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट 41। अब आगे बी सी एंड सी ए कैलकुलेट करेंगे।
जी तो बी सी कैलकुलेट करने के लिए बी की वैल्यू हमें -2 -3 एंड सी 2 दिया गया है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, हम वैल्यूज पुट करते हैं। इसका भी आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, √41। लास्ट ए सी भी चेक कर लेते हैं। ए सी का हमारे पास आंसर जो है 3 1 पॉइंट दिया गया था ए के कोऑर्डिनेट, और सी हमें दिया गया था 2 and 2। तो इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बन रही है वो √2 है। हमने कहा था कि कोई दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो हमारे पास ए बी और बी सी का आंसर क्या आ रहा था, √41। तो हम यहाँ नीचे बता देंगे। सो बी डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी एंड ए टू बी आर गिवन वर्टिसेस द वर्सेस ऑफ आर ट्राइंगल। ये हमें शो करवा रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको ए बी सी एंड डी वर्टिसेस दिए गए हैं किसके, पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम जो है वो ऐसी फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, लेंथ में इक्वल होती हैं। तो हमने शो करवाना है कि अपोजिट साइड्स का जो है वो पैरेललोग्राम बना रही है इन पॉइंट्स जो मिलके। तो हम ए से बी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और डी से सी तक का, ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड यही है। और ए डी का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए बी सी का। तो हम इन पे सिंपल ये इनके वर्टेक्स यूज़ करके डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं। ए बी का और सी डी का दोनों का डिस्टेंस जो है वो 50 स्क्वायर रूट आ रहा है। तो ये मतलब ए बी जो है वो डी सी के सी डी के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अब ए डी एंड बी सी कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि पैरेललोग्राम थी, हमने प्रूव यही करना है कि इसके अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल इन लेंथ है। एक साइड हमारी ए बी किसके इक्वल प्रूव होगी, सी डी के इक्वल प्रूव होगी। दोनों का आंसर जो है वो √50 आ रहा है। तो अब सेकंड वाले चेक करते हैं। ये तो सेकंड पार्ट के अंदर ए डी और बी सी कैलकुलेट करना है, उसका भी आंसर जो है हमारे पास कितना आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद √50, और बी सी का आंसर भी हमारे पास जो है वो √50 आ रहा है। तो दोनों साइड ये भी इक्वल है, तो हम कह देंगे ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, सो गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर द पॉइंट ए एंड बी आर एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। दो पॉइंट हमें दिए गए हैं, एक पॉइंट ए दिया गया है और एक पॉइंट बी दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। सर्कल का डायमीटर क्या होता है, एक सर्कल है, डायमीटर उसे कहते हैं जो सर्कल के सेंटर से लाइन पास करता है, लाइन सेगमेंट, और सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, उसको डायमीटर कहते हैं। तो ये हमारा डायमीटर है। 2 एंड पॉइंट, इसका एक एंड पॉइंट ये है, इसका एक एंड पॉइंट ये है। तो ए पॉइंट आपको दिया गया है -5 एंड -2, बी पॉइंट दिया गया है 5 एंड -4। हमने पुट कर दिए। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सेंटर। हमने इस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है, इसको सी का नाम दे देते हैं, एंड द रेडियस ऑफ सर्कल। और रेडियस कहा जाता है सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक ले लें, यहाँ से यहाँ तक ले लें, जहाँ मर्जी ले लें, सर्कल के तमाम रेडियस जो है वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर कैलकुलेट करेंगे। तो सेंटर के लिए हम ए और बी का मिड पॉइंट है ये, तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाएंगे, इस पे ए और बी पे तो हमारे सेंटर मिल जाएगा। तो हम इस पे फार्मूला लगा रहे हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2। वैल्यूज़ हमें ए बी की गिवन थी, -5 एंड -2, बी की थी 4 एंड -5। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमें सेंटर जो मिल रहा है वो उसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 0 -3। तो हमें ये पॉइंट मिल गया 0 एंड -3। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें मिल गया। उसके बाद अब हमने रेडियस कैलकुलेट करना है। तो रेडियस हमने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द बाउंड्री। तो हम अब सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस ए तक ले लें या बी तक, दोनों से सेम आएगा। तो हम ए तक लेके चक्कर लेते हैं। ए तक हमें पॉइंट जो गिवन है -5 -2 है। सी पॉइंट हमने जो भी फाइंड किया सेंटर 0 -3 है, तो इस पर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि रेडियस की डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द बाउंड्री ऑफ सर्कल। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं जी। तो ए और सी पर फार्मूला हमने लगाया, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आ रहा है √21, ये भी ठीक है, 5.09 यूनिट्स, ये भी ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ अ सर्कल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एच की वैल्यू हमने फाइंड करनी है सच दैट, इस तरह से कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर कहते हैं इस तरह के पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स हैं ए बी सी, तीनों कोलिनियर हैं। तो इनको हम नीचे ड्रा कर रहे हैं, ए बी एंड सी, इनके ऊपर साथ हमने कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दिए। अब हमने एच की वैल्यू फाइंड करते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि बी पॉइंट जो है वो ए और सी का क्या है, मिड पॉइंट है। बी पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट किसका है, ए और सी का। तो हम यहाँ पे लेट अस कंसीडर बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। तो हम ए और सी पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा रहे हैं। ए और सी की में वैल्यू दी गई थी, तो मिड पॉइंट फार्मूला हमने लगा लिया। और मिड पॉइंट ऑफ ए सी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो हमने इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, बी। ये हमारे पास आ गया 7 - 1
6/2 3 आ जाएगा, और यहाँ से इसको हम 3h नहीं कर सकते क्योंक/, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे b की वैल्यू हमने पुट कर दी 3 और 2, ये हमारे पास इनका मिड पॉइंट निकल आया 3 और h + 3/2। अब हम इनको कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो फर्स्ट वाला x की वैल्यू जो है एब्सीसा, वो एब्सीसा के इक्वल होगा, ऑर्डिनेट के इक्वल होगा। 3 तो 3 के इक्वल है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। तो 2 किसके इक्वल होगा, h + 3/2, वो हमने पुट कर दी। यहाँ पे 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट पे, 2⁴ = h + 3। हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो h प्लस का जो है वो लेफ्ट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, 4 - 3 कितना आ जाएगा 1। तो h की वैल्यू क्या आ गई 1। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो रही है 7.1। नेक्स्ट हम 7.2 करते हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। इतना ही हमारे पास है, बाकी क्वेश्चन जो है हमारे कट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट हम 7.2 के अंदर देखते हैं। यस, उसके बाद जो है एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। स्लोप हम देखते हैं, कहते हैं कि एक लाइन जो अगर हमें गिवन है, ठीक है, ग्राफ के अंदर हमें एक लाइन अगर गिवन है तो उसकी स्टीपनेस कितनी है, वो टेढ़ापन उसके अंदर कितना है, उसको स्लोप कहेंगे। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब उसके अंदर एंगल कितना बन रहा है। अगर वो टेढ़ी है तो वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का कितना एंगल बना रही है यहाँ पे हमें, ठीक है। तो ये इंक्लिनेशन हो गया। तो हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, -2 4 और 5 11। हम इस पर स्लोप फार्मूला लगाएंगे। स्लोप फाइंड करने का फार्मूला होता है m = y2 - y1 / x2 - x1। तो हमारे पास x1 y1 इनको कह दिया हमने, और इन कोऑर्डिनेट्स को x2 एंड y2 कह दिया। तो वैल्यू पुट करते हैं, y2 - y1, y2 की वैल्यू 11 है, -y1 4 / x2 5 -y1 -2 हो गया, ठीक है। तो 11 - 4 कितना आ गया 7, 5 + 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 + 2 कितना हो गया 7। तो स्लोप हमारे पास आ गई 1। उसके बाद इंक्लिनेशन के लिए फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है m = tan अल्फ़ा। m यहाँ पे स्लोप है, अल्फ़ा यहाँ पर एंगल है, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है, tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है एक। तो अल्फ़ा फाइंड करना है हमने, तो tan इधर क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा। अल्फ़ा इक्वल क्या बन जाएगा, ये tan जब इधर आएगा तो tan इन्वर्स m बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे अल्फ़ा = tan इन्वर्स m। m की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट की हुई है 1 है, तो m की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब अपने कैलकुलेटर पर जो है इसकी लिखेंगे, शिफ्ट वाला बटन प्रेस करके, उसके बाद शिफ्ट 10 और फिर 1 लिखेंगे, तो हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट हमें दिया गया है 2, उसमें पॉइंट दिया गया 3 - 2 और 2 7। इसकी भी हमने स्लोप फाइंड करनी है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड करना है। स्लोप के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया m = y2 - y1 / x2 - x1। y2 की वैल्यू 7 थी, वो पुट कर दी, -y1 की वैल्यू -2 है, ओवर x2 वैल्यू 2 -3। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 7 + 2 9, 2 - 3 -1। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई -9। इंक्लिनेशन के लिए m इक्वल होता है tan अल्फ़ा के, तो अल्फ़ा इधर आने देते हैं, tan को जब इधर लेके जाएंगे तो tan इन्वर्स m बन जाएगा। तो अल्फ़ा इक्वल आ गया tan इन्वर्स m के। m की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है -9, पुट करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके टाइम लेंगे तो आ जाएगा -83। नेगेटिव आ रहा है, तो जब भी एंगल हमारे पास नेगेटिव आएगा तो हम इसको 180 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है, उसको पॉजिटिव करने के लिए। 180 डिग्री -83.65 किया तो 96.35 आ रहा है, ये भी ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसको डिग्री मिनट में करना चाहें तब, क्योंकि बुक के अंदर से डिग्री और मिनट में दिया हुआ है, तो जिस तरह हमने 6.1 में किया था, हमें डेसिमल में दिया होता था, हम उसको डिग्री मिनट सेकंड में करते थे। तो हमने इसका डेसिमल पार्ट अलग कर लिया और इंटेग्रल पार्ट जो है वो इंटेग्रल 96 पार्ट अलग कर लिया, और डेसिमल पार्ट जो 0.35 है उसको हमने अलग कर लिया, ठीक है। फिर 0.35 को मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो हमारे पास कितना आ गया, ऊपर मिनट आ गया। तो ये हमारे पास बन गया 96 डिग्री एंड 20 मिनट, ठीक है। और थर्ड पार्ट उसका है 4648। स्लोप फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाया y2 - y1 / x2 - x1। y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 है, y1 की वैल्यू 6, 8 - 6 ये आ गया हमारे पास, और x2 की वैल्यू हमारे पास 4 है और x1 की वैल्यू 4, तो 4 - 4 आ गया, ठीक है। तो 8 - 6 कितना हो जाएगा 2, और 4 - 4 0, 2/0 आंसर। अनडिफाइंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब 1/0 होता है, ठीक है। तो हम अपनी स्लोप की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1/0। अनडिफाइंड आ रहा है तो 2/0 भी पुट करके हम सॉल्व उसे कर सकते हैं।
जी तो हमारे पास इन्फिनिटी आ गया और ये भी 1/0 अनडिफाइंड होता है। तो इंक्लिनेशन के लिए हमने वही फार्मूला अल्फा इक्वल टेन इनवर्स एम की जगह पर इन्फिनिटी, और यहाँ पे अब टेन, अगर हम टेन 90 करते हैं तो कितना आंसर आएगा, अपने कैलकुलेटर पे टेन 90 लिखें तो क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। तो टेन इन्वर्स इन्फिनिटी जब उसका उलट करेंगे तो एंगल हमारे पास कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स को यूज़ करते हुए शो दैट, हमने शो करवाना था फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन। इसी तरह का एक क्वेश्चन हमें 7.1 में मिला था, जब 3 पॉइंट दिए हुए थे, कह रहे थे कि इन तीनों पॉइंट्स को चेक करें कि क्या ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो सेम लाइन और कोलिनियर का एक ही मतलब है कि एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो वो कोलिनियर भी होंगे, लेकिन वहाँ पर हमने उनका मिड पॉइंट और फिर वो लेकर चेक किया था, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है बाय मीन्स ऑफ स्लोप। तो ये ख्याल करना है कि स्लोप हमने मेथड अप्लाई करना है। स्लोप वाले फार्मूले के साथ हम ए बी सी पॉइंट दिए गए हैं, हम पहले ए बी की स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, फिर बी सी की। अगर दोनों की स्लोप जो है इक्वल आ रही है, मतलब दोनों के अंदर स्टीपनेस सेम है, तो मतलब एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हम पहले ए और बी पॉइंट ले रहे हैं, -1 -3, बी पॉइंट 1 और 5। तो इस पर स्लोप फार्मूला, पहली स्लोप निकाल रहे हैं तो इसको m1 कह लेते हैं। ठीक है। तो y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 5 है, y1 की वैल्यू -3 पुट कर दी, x2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन कह रही 5 + 3 8, और नीचे 1 + 1 कितना हो गया 2। तो ये आ गया जी 8/2 हमारे पास बन गया, जो कि स्लोप हमारे पास बन गई 4। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड के लिए हम बी सी पॉइंट्स ले रहे हैं। बी पॉइंट हमने 1 5 और सी ले लिया 2 9। स्लोप फार्मूला m2, सेकंड स्लोप फाइंड कर रहे हैं, तो y2 - y1 / x2 - x1। फार्मूला लगा दिया, y2 की वैल्यू जो है हमारे पास 9 है, y1 की वैल्यू 5 है, 9 - 5 x2 2 - 1। तो 9 - 5 4/1, 4/1 करेंगे तो 4 ही आ गया। हम यहाँ लिख देते हैं m1 एंड m2 आर गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर लाइज ऑन अ सेम लाइन। क्योंकि दोनों की स्लोप्स इक्वल है तो तीन पॉइंट्स जो हमें दिए गए थे ए बी सी, वो तीनों क्या है, सेम लाइन्स के ऊपर लाई कर रहे हैं, ए बी एंड सी कॉमन लगा देंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट है इसका, पी क्यू एंड आर, हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें भी हम सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि पहले पी क्यू की स्लोप फाइंड कर लेंगे, उसके बाद क्यू आर की। तो अगर दोनों की स्लोप इक्वल है तो हम कहेंगे कि पी क्यू आर जो है वो सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो पहले हम 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, पी एंड क्यू। पी पॉइंट हमें दिए गया 4 - 5, क्यू पॉइंट है 7 और 5। तो फर्स्ट स्लोप फाइंड कर रहे हैं m1, y2 - y1 / x2 - y1 x1 सॉरी। तो y2 की वैल्यू 5 है, y1 की वैल्यू -5, ये पुट कर दिया, x2 की वैल्यू 7, x1 की वैल्यू 4, 5 + 5 कितना हो गया 10, नीचे 2 बच गया हमारे पास, 7 - 4 तो 3। तो उसके बाद हम स्लोप क्यू आर कैलकुलेट करने लगे हैं। पहली वाले का हमारे पास आंसर आ गया 10/3। तो क्यू आर पॉइंट हमने लेकर उसकी स्लोप फाइंड करते हैं, m2 = y2 - y1। y2 की वैल्यू हमारे पास 15 है, y1 की वैल्यू 5 है, 15 - 5, x2 - x1 10 - 7। तो 15 - 5 कितना आ गया 10, और 10 - 7 3। तो फिर हम यहाँ बोल रहे हैं कि m1 जो है वो m2 के इक्वल है। द गिवन पॉइंट्स p q एंड r लाई ऑन अ सेम लाइन। ठीक है। तो p q r जो है वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट पार्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, l m और n 3 पॉइंट दिए गए हैं। l पॉइंट हमें दिया गया -4 और 6, m पॉइंट है 3 और 8। तो पहले हम l और m की स्लोप फाइंड करेंगे, फार्मूला y2 - y1 / x2 - x1। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 8 - 6, 8 - 6 आ गया, और 3 + 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस रिपीट हो रहा है। तो 8 - 6 2, 3 + 4 7 हो गया। तो ये बन गया 2/7। तो m1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/7। m और n 2 पॉइंट दिए हुए 3 8 ले लिया, और n हमें ज्ञात दिया गया था 10 और 10। वैल्यू पुट करते 10 - 8, y2 - y1, फिर x2 - x1 10 - 3, ये हमने पुट कर दी वैल्यू। 10 - 8 2 बच गया, 10 - 3 7, दोनों स्लोप्स इक्वल है 2/7। तो हम कह देंगे कि m1 = m2 द गिवन पॉइंट्स l m and r लाइज ऑन अ सेम लाइन। उसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका, x y और z दिया गया हमें 3 पॉइंट। तो x के अंदर हमें कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो दिए गए हैं 2ab, c and a + b, 2c - a and 2a। तो हम पहले बिल्कुल सेम पिछले पार्ट्स की तरह ही हम उनको दो दो की स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो हम पहले x और y पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है। तो x पॉइंट हमें दिया गया है a and 2b, y पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं c and a + b। तो इनके दरमियान स्लोप फाइंड करते हैं, y2 - y1 / x2 - x1। y2 की वैल्यू हमारे पास है a + b, तो हमने a + b लिख दिया,
ये आ गया y2 की जगह पर माइनस फार्मूले वाला, y1 की वैल्यू क्या है 2b है, वो हमने 2b लिख दिया, ठीक है। फिर x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है c, वो हमने c लिख दिया माइनस फार्मूले वाला, और x1 की वैल्यू जो हमारे पास क्या है a है, वो हमने लिख दिया। तो a एज इट इज़ आ गया प्लस b माइनस 2b, ये 2b है, ये प्लस का 1b है, तो 2 माइनस 1 बच गया, साइन बड़ी वैल्यू का आ गया हमारे पास माइनस का भी, और नीचे हमारे पास c माइनस ए एज इट इज़ बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास स्लोप 1 आ गई है। अब y और z पॉइंट यूज़ करके सेकंड स्लोप फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं कि उसका भी आंसर a b और c a आ रहा है। जी पॉइंट y एंड z हमने ले लिया, y पॉइंट हमें दिया गया c और a प्लस b, z के कोऑर्डिनेट्स हैं 2c माइनस a एंड 2a, ठीक है। तो हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं, y2 माइनस y1 2a माइनस y1 की वैल्यू a प्लस b, ये पुट कर दी, x2 की वैल्यू 2c और x1 की वैल्यू हमारे पास c है, वो हमने ये पुट कर दी, ठीक है, 2c माइनस a। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2a एज इट इज़ आ गया, माइनस जो है इस ब्रैकेट के साइन को चेंज कर देगा, माइनस का a बन जाएगा और माइनस का ये क्या बन जाएगा b बन जाएगा, ठीक है। ये वाला माइनस जो है ये इस दोनों के साइन को क्या कर देगा चेंज, और ये हमारे पास नीचे 2c माइनस a और ये माइनस का c एज इट इज़ आ गया, 2a माइनस a, 2a थे, 2a में से a के माइनस कर देंगे तो 1a बचेगा, और साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का ये 2 पॉजिटिव है, तो ये प्लस का a आ गया, माइनस b एज इट इज़ 2c माइनस c बच गया, और माइनस का a, तो दोनों स्लोप्स क्या हैं a माइनस b और c माइनस a है। तो हम यहाँ बता देंगे कि m1 m2 आर द गिवन पॉइंट्स x y z आर लाई ऑन अ सेम लाइन, क्योंकि दोनों के स्लोप्स क्या हैं इक्वल हैं, तो तीनों पॉइंट्स क्या हैं सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड k सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड डी। कहता है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर a और b से एक लाइन बन रही हो, फॉर एग्जांपल ये a और b पॉइंट है, एक पॉइंट इधर a है और ये वाला पॉइंट b है इसका, ठीक है, इनसे एक लाइन बन रही है, इसके कोऑर्डिनेट्स a के भी दिए हुए हैं, हमें b के भी दिए हुए हैं। इसी तरह c और d से भी एक लाइन बन रही है, ये हमारे पास c और d लाइन आ गई, ठीक है, ये हमें चारों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। कहता है कि 2 केस उसने दिए हुए हैं, पेपर में एक केस आएगा एट ए टाइम, तो पैरेलल के लिए, पैरेलल की केस के लिए दोनों की स्लोप क्या होगी इक्वल होगी, हम दोनों की स्लोप्स को क्या रखेंगे इक्वल रखेंगे, और परपेंडिकुलर के केस के लिए दोनों का प्रोडक्ट जो है इनकी स्लोप का, अगर हम इसकी स्लोप कैलकुलेट करते हैं m1 और इनकी स्लोप कैलकुलेट करते हैं m2, तो परपेंडिकुलर के अंदर पैरेलल के केस में होता है कि m1 होता है इक्वल m2 के, दोनों स्लोप्स क्या होती हैं इक्वल, और परपेंडिकुलर के केस में m1 m2 दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर के केस में m1 m2 इक्वल होता है -1 के, और पैरेलल के केस में m1 इक्वल होता है m2 के, ठीक है। तो पहले हम पैरेलल के केस के लिए स्लोप्स तो वही नहीं रहेंगी, लेकिन दोनों स्लोप को इक्वल रखेंगे, और परपेंडिकुलर के केस में दोनों के प्रोडक्ट को किसके इक्वल रखेंगे -1 के इक्वल। तो पहले हम स्लोप्स कैलकुलेट करते हैं, एक स्लोप हमें निकलेगी ए बी से और दूसरी निकलेगी सी डी से, क्योंकि दो लाइनें अलग अलग स्लोप। जी तो पहले हमने ए पॉइंट ले लिया 7 3 और बी पॉइंट ले लिया k-6। अब स्लोप 1 कैलकुलेट कर रहे हैं, फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 की वैल्यू हमारे पास -6 है, y1 की वैल्यू 3, तो ये हमारे पास आ गया y2 की वैल्यू -6 माइनस इंटू 3, x2 की वैल्यू k है, ठीक है, और x1 की वैल्यू 7 है, सॉरी k7 आ गया। अब -6 माइनस 3 कितना बन गया हमारे पास -9 ओवर k-7, ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होता, तो इसको हम यहीं तक छोड़ देंगे। अब दूसरी स्लोप हम कैलकुलेट करते हैं सी डी से, फार्मूला लगा दिया m2 इक्वल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 की वैल्यू हमें गिवन है 4, y1 की वैल्यू 5, 4 माइनस 5 आ गया, x2 की वैल्यू -6 और -4, ये हम पुट करेंगे तो 4 माइनस 5 कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास बन जाएगी वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगा, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, हमारे पास m2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। तो अब पैरेलल का केस पहले कंसीडर करते हैं, उसके बाद परपेंडिकुलर के केस के लिए देखेंगे। जी तो पैरेलल के केस में m1 इक्वल है m2 के, तो m1 की वैल्यू हमने पुट कर दी -9 ओवर k-7 थी, m2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा k-7 से, और 2 मल्टीप्लाई होगा 9, 2 मल्टीप्लाई -9 माइनस का 18 आ गया, और k-7 एज इट इज़, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई का इफेक्ट नहीं पड़ा, -7 इधर आके हमारे पास प्लस का 7 माइनस का 11 बच गया। पैरेलल के केस के अंदर k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -11 आ गई। अब परपेंडिकुलर के केस में हम रखेंगे दोनों स्लोप्स को किसके इक्वल -1 के इक्वल, m1
M2 इक्वल क्या आ गया -1 आ गया। तो M1 की वैल्यू हमारे पास थी -9/k-7, M2 की वैल्यू थी 1/2 इक्वल -1। तो अब यहाँ पे हम कैंसिलेशन तो होती नहीं, हम -9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे k-7 के साथ, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कटिंग नहीं हो रही तो हम ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ये हो गया हमारे पास इक्वल था -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली दोबारा से, तो ये हमारे पास सीधी इक्वेशन बन गई। ये माइनस जो है इस -1 से कैंसिल हो गया, बाकी बच गया हमारे पास 9 1 दा 9 और 2k-14 एज इट इज़ आ गया। माइनस का 14 इधर आ गया हमारे पास, प्लस का 14 हो गया 23, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया। तो ये k की वैल्यू इन द परपेंडिकुलर केस। तो परपेंडिकुलर केस में जब हमने दोनों स्लोप्स को एक दूसरे के प्रोडक्ट -1 के इक्वल रखा, तब हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, 23/2। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं यूजिंग स्लोप्स, हमने स्लोप्स कैलकुलेट करनी है। शो दैट द ट्राइंगल को शो करवाना है कि द गिवन वर्टिसेस ए बी सी, जो वर्टिस दिए गए हैं ट्राइंगल के, ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। ठीक है, तो हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, यूजिंग स्लोप्स। तो मतलब पिछले हमने 7.1 में जो यूज़ किया था वो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया था, डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि स्लोप की मदद से चेक करें। आप स्लोप की मदद से कैसे चेक कर सकते हैं, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके अंदर कोई ना कोई साइड जो है इसकी एक परपेंडिकुलर तो लाजमी होती है, क्योंकि राइट एंगल की डेफिनेशन ही ये ट्राइंगल की एक एंगल 90 का होगा। या तो ए और बी के दरमियान एंगल 90 का बन रहा होगा, या बी सी के दरमियान, या ए सी के दरमियान। ठीक है, तो कोई ना कोई दो साइड्स ऐसी होंगी जिनके क्या होगा, एंगल 90 का बन रहा होगा, मतलब आपस में एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो हम स्लोप्स की मदद से चेक करना है, तो हम 3 स्लोप्स निकालेंगे, ए बी की स्लोप निकालेंगे, बी सी की और सी ए की। फिर तीनों स्लोप में चेक करेंगे कि कौन सी दो स्लोप जो है परपेंडिकुलर वाला केस जो है फुलफिल कर रही है। मतलब दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 की अगर आ रहा होगा इक्वल किसी भी दो साइड्स का, तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल है। तो हम पहले ए बी की स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं। इस लाइन सेगमेंट ए बी के लिए ए और बी पॉइंट ले लिए, तो m1 स्लोप का नाम दे दिया इसे, y2 - y1 x2 - x1 वैल्यूज पुट की सेम। हमारे पास m1 की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2 आ गया। इसी की तरह अब हम बी सी की कैलकुलेट करते हैं। बी पॉइंट हमें 2 7 है, 6 की वैल्यू -6, सी की वैल्यू -6 और -7 दी हुई है, तो हम इससे स्लोप कैलकुलेट करेंगे। बी पॉइंट ये हो गया, सी पॉइंट ये हो गया, तो फार्मूला वही स्लोप वाला, y2 - y1 x2 - x1। तो फार्मूले में वैल्यू पुट की हमारे पास y2 की वैल्यू -7 आ गई, y1 की वैल्यू 7 आ गई, x2 की वैल्यू -6 और x1 की वैल्यू 2 आ गई। -7 -7 माइनस का 14 बन गया, माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8 बन गया। कैंसिल करते हैं तो 7/4। वहाँ पे हमारा आंसर आया था 3/2, माइनस का 3/2। तो माइनस का 3/2 जो है वो किसी भी तरह इसका प्रोडक्ट इसके साथ ले लें तो इक्वल नहीं बनता -1 के। ठीक है, अब तीसरी स्लोप चेक करते हैं, स्लोप ए और सी की। तो स्लोप ए और सी पॉइंट की स्लोप चेक करने के लिए हम ए पॉइंट ले रहे हैं और सी पॉइंट ले रहे हैं। ए पॉइंट हमें गिवन है 6 1, सी पॉइंट गिवन है -6 -7। थर्ड स्लोप के लिए y2 - y1 x2 - x1 वाला फार्मूला, y2 की वैल्यू -7 है, y1 की -1 आ गई हमारे पास, x2 की -6 और x1 की 6 है, तो ये आ गया -8/12। कैंसिल किया तो हमारे पास वैल्यू बन गई 4 2 8 4 3 12, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 2/3 आ गया। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट अपनी स्लोप के साथ, -3/2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, -1। तो ये मतलब हमारे पास जो स्लोप m1 है वो किसके प्रोडक्ट के इक्वल आ रही है, m3 का प्रोडक्ट जो है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो -1 के इक्वल आ रहा है। हमने कहा था किसी भी साइड का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि राइट है। तो हम यहाँ पे बता देते हैं AC is perpendicular to AB because their slopes product is equal -1. So the given vertices are the vertices of right angle triangle. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है 2 pairs of points दिए गए हैं, हमें पॉइंट्स के दो जोड़े दिए गए हैं, are given. Find whether the lines determined by these point parallel, perpendicular or none. हमने चेक करना है कि क्या वो जो पेयर उनसे बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये पहला पॉइंट है, एक लाइन इनसे मिलकर बनेगी, ठीक है, इन दो पॉइंट से मिलकर बनेगी, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये है, एक लाइन जो है इनसे मिलकर बनेगी। हमने चेक करना है कि क्या ये वाली लाइन जो है जो इनसे मिलकर बन रही है और जो इनसे मिलकर बन रही है, क्या वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, क्या परपेंडिकुलर है, या दोनों नहीं है, ये हमने चेक करना है। तो इनके लिए भी हम स्लोप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर इन दोनों की स्लोप जो है वो इक्वल आ जाती है, m1 इक्वल आ जाता है m2 के, जो मतलब दोनों क्या होंगी,
पैरेलल होंगी, और अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाएगा तब वो क्या होंगी, अगर दोनों स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल होंगी तो पैरेलल, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगा तब वो परपेंडिकुलर होंगी। तो पहले इनकी स्लोप कैलकुलेट करते हैं। m1 पहले पेयर यूज़ कर रहे हैं 1 -2 एंड 2 4, y2 - y1 ओवर x2 - x1, y2 की वैल्यू 4 आ गई, y1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। 4 + 2 6 हो गया, 2 - 6 हमारे पास स्लोप 1 क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है, अब हम दूसरा पेयर यूज़ करेंगे 4 1 और -8 2। दूसरा पेयर लेके हम उसमें स्लोप फार्मूला पुट करें y2 - y1 ओवर x2 - x1, वैल्यूज पुट की 2 - 1, y2 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू -8 है और x1 की वैल्यू 4 है। तो पुट करने के बाद हमारे पास स्लोप जो आ रही है 1/12 आ रही है माइनस का। तो इन दोनों का पैरेलल दोनों इक्वल तो है नहीं, ठीक है, और परपेंडिकुलर दोनों को प्रोडक्ट लें वो भी -1 के इक्वल नहीं आता, तो हम कहेंगे गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स आर नेदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल। तो ना पैरेलल है और ना ही क्या है परपेंडिकुलर है। इसके बाद सेकंड पार्ट चेक कर, तो हम पहला पेयर ले लेंगे -3 4, दूसरा 6 4 ले लिया, ठीक है 6 2। तो इसकी स्लोप कैलकुलेट करते हैं y2 - y1 2 - 4 और x2 की वैल्यू 6 + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 2 और 6 + 3 कितना हो गया 9, हमारे पास ये वैल्यू आ गई -2/9। अब हम सेकंड पेयर लेते हैं। सेकंड पेयर हमें गिवन है 4 5 और -2 -7 जी। तो 4 5 हमारे पास x1 y1 आ गया, -2 -7 x2 y2 आ गया। फिर सेकंड स्लोप के लिए फार्मूला वही y2 - y1 x2 - x1, y2 की वैल्यू -7 है, y1 की वैल्यू 5 है, पुट कर दी। x2 की वैल्यू हमारे पास -2 है, x1 की वैल्यू 4 है। पुट करने के बाद हमारे पास -7 -5 कितना आ गया -12 हो गया, और नीचे -6 माइनस से कैंसिल है, 6 2 12 बन गया। तो m2 की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। दोनों स्लोप्स, अब एक स्लोप हमारे पास आई थी -2/9 और एक आई है 2, तो दोनों स्लोप्स इक्वल तो है नहीं, पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर दोनों का प्रोडक्ट लें -1 के इक्वल भी नहीं आता, तो हम कहेंगे गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स आर नेदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल। तो इसी तरह हमने ये चेक करना था कि पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो वो नहीं हुए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। हमें 7-8 पार्ट दिए हुए हैं कि इनके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के काफ़ी सारे मेथड्स हैं इक्वेशन लाइन फाइंड करने के। इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी है, जिसमें एक आपको स्लोप और एक इंटरसेप्ट दिया होगा। इसके अलावा 2 पॉइंट फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट और एक स्लोप से मिलकर बन रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला A B C D E और G पॉइंट जो है हम ए के मेथड से करेंगे सारे, क्योंकि इनके अंदर अगर हम देखें तो हॉरिजेंटल लाइन उसने कहा हुआ है थ्रो, ये सारे ऐसे नहीं आएंगे पेपर में, एक आधा आएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन और ये आगे पॉइंट ये लिखा होगा यहाँ तक। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो हॉरिजेंटल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रू इस पॉइंट से गुजर रही है। पॉइंट हमें गिवन है 7 - 9 और हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन की स्लोप क्या होती है 0 होती है। ठीक है, मतलब जो एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसकी स्लोप क्या होती है 0 होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका स्लोप भी हमने लिख ली। स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल लाइन इक्वल 0 आ गया और पॉइंट आ गया हमारे पास 7 - 9। अब एक पॉइंट भी है, एक स्लोप है, तो हम पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करेंगे y - y1 = m × x - x1। y एज इट इज़ आ गया, y1 की वैल्यू -9 है, -9 पुट कर दी, इक्वल m की जगह 0, x - x1 की जगह पर क्या आ गया 7। ये सारा ख़त्म हो गया, y + 9 इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, ये एक हॉरिजेंटल लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं द वर्टिकल लाइन थ्रो दिस पॉइंट। अब वर्टिकल लाइन, यहाँ हॉरिजेंटल लाइन था या वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है अनडिफाइंड होती है। क्यों, उसकी जो है हम यहाँ लिख लेते हैं स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि एंगल 90 का बन रहा होता है जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन 1/0 आ गया, मतलब अनडिफाइंड। इसको आप अपने कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1/0 तो सिंटेक्स एरर दे देगा। ठीक है, मतलब अनडिफाइंड है। और पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है -5 और 3, तो एक पॉइंट है एक स्लोप है। हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फार्मूले में, y - y1 की जगह पर 3 आ जाएगा, m की जगह पर 1/0 और x - x1 की जगह पे क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली, y - 3 = 1/0। 0 इधर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 × y - 3 = 1 × x + 5। ये 0 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, इक्वल आ गया 1x + 5।
ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग स्लोप। अब यहाँ पे पॉइंट भी दे दिया हमें -6 5 और स्लोप भी दे दी है। तो ये हमने सिंपल सीधा सा सवाल है, स्लोप भी है पॉइंट भी है, तो हम पॉइंट स्लोप फार्मूला लगा के इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। x1 की जगह -6, y1 की जगह पे 5 पुट किया, स्लोप मल्टीप्लाई करवा के इक्वेशन सारी एक तरफ सीधी कर लेंगे, तो ये हमारी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह डी पार्ट बिल्कुल सेम है, उसने हमें एक पॉइंट दिया हुआ है 8 -3 और स्लोप दी हुई है 0। हम m की जगह पर स्लोप 0 पुट कर देंगे, x की जगह पे x1 की जगह पे 8 और y1 की जगह -3 पुट कर दिया, 0 ये सारी टर्म 0 कर देगा और ये बच गया y+3। अब नेक्स्ट आगे जो है सारे a पार्ट, b c d e g, ये सारे पार्ट जो हैं इसी तरह से होंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट g पार्ट जो है उसमें उसने हमें दिया हुआ है क्या, जी पार्ट में कह रहा है y इंटरसेप्ट आपका -7 है और स्लोप जो है ये है, मतलब एक पॉइंट आपको दिया हुआ है और एक स्लोप दी हुई है। अब यहाँ पे y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि x 0 है, y इंटरसेप्ट में x 0 होता है, तो हम यहाँ से पॉइंट बना लेंगे 0 -7। उसने हमें दिया हुआ y इंटरसेप्ट कितना है, -7 है, y इंटरसेप्ट के अंदर x 0 होता है, तो हमने पॉइंट इससे इसकी मदद से पॉइंट बना लिया 0 -7 और स्लोप हमें दी हुई है क्या, -5 दी हुई है। तो हम ये दोनों वैल्यूज़ पुट करके पॉइंट और स्लोप फार्मूला अपनी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे जिस तरह हमने अभी किए। उसके बाद एफ और एच वाला देखें, एफ पार्ट के अंदर तो उसने सीधे स्ट्रेट 2 पॉइंट्स हमें दे दिए, तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। एच के अंदर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, यहाँ पे 2 इंटरसेप्ट फार्मूला भी लग सकता है और 2 पॉइंट फार्मूला भी। ये तो 2 इंटरसेप्ट है, हम इनसे पॉइंट बनाएंगे। ये -3 है, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ, तो एक्स इंटरसेप्ट में y 0 होता है, तो -3 0 बन गया एक पॉइंट, और y इंटरसेप्ट के अंदर x 0 होता है, तो ये 0 4 बन गया दूसरा पॉइंट। ये 2 पॉइंट्स आ गए इसकी तरह से बिल्कुल। तो हम इन दोनों पर h पे और f पे क्या कर लेंगे, 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, बाकी सब पे पॉइंट स्लोप फार्मूला और इन दोनों पे हम क्या कर लेंगे, 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ करके इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, क्योंकि उसने मेथड नहीं है यहाँ पे बताया कि किस मेथड से करना है। ठीक है, उसने सिर्फ यही कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हम 6-7 तरीके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के, हम जिस जो मर्जी हमें। अब हमने ए बी सी डी ई जी जो है सारे एक पार्ट से क्यों, क्योंकि एक ही पार्ट की जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, बजाय इसके कि हम डिफरेंट तरह से उसे सॉल्व करें। आंसर हमेशा जो है जिस मर्जी मेथड से कर लें आंसर सेम आएगा। तो एफ पार्ट देखते हैं। एफ पॉइंट हमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एफ पार्ट के अंदर -5 -3 और सेकंड पॉइंट दिया हुआ है 9 -1। तो 2 पॉइंट फार्मूला y-y1 ओवर x-x1 इक्वल y2 -y1 ओवर x2 -x1। यहाँ पे वैल्यूज सारी हमने यहाँ से पुट कर दी, तो ये हमारे पास बन गया y+3 ओवर x+5 या -1 +3 ओवर 9 +5। सॉल्व करेंगे यहाँ तक भी ठीक है। अगर लेकर चलना चाहते हैं तो इसको इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के सॉल्व कर सकते हैं। एच पार्ट के अंदर उसने एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ था -3, तो हमने इसका पॉइंट बना लिया, एक्स इंटरसेप्ट में y 0 कर लिया और y इंटरसेप्ट में x को 0 कर लिया, तो ये 2 पॉइंट बन गए। अब यहाँ पे भी हम 2 पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। यहाँ तक भी ठीक है। आगे चलना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 3y आ जाएगा और 4 को x के साथ 4x + 12 बन जाएगा। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाए 4x और 4 3 कितना बन गया 12। ये तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखना है। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक वर्ड आ रहा है, ये हमें पता होना चाहिए क्या चीज़ है। उसके बाद कह रहा है सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अगर हम ए और बी को मिलाएं अगर हम ए पॉइंट ये है हमारे पास, ठीक है, और इस जगह पर ये हमारे पास बी पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से मिलने से एक सेगमेंट बन रहा है, लाइन सेगमेंट बन गया जी यहाँ से यहाँ तक। तो ए के कोऑर्डिनेट आपको 3 5 दिए हुए हैं, बी के कोऑर्डिनेट आपको 9 8 दिए हुए हैं। ठीक है, हमने इसकी इक्वेशन फाइंड नहीं करनी, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन जॉइनिंग सेगमेंट। ठीक है, परपेंडिकुलर कहते हैं 90 के एंगल जो बन रही होती है, लाइन बना रही होती है। बाइसेक्टर का मतलब, बाई का मतलब होता है दो, सेक्टर का मतलब सेक्शन से निकला है। दो इक्वल पार्ट्स में ऐसी लाइन जो गिवन लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन बाइसेक्टर कहते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर एंगल भी 90 का हो और लाइन भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो।
ठीक है। तो हम ये जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें, यहाँ पे एंगल भी 90 का बन रहा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये सेम डिस्टेंस है। क्यों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। बाइसेक्टर जो हमें बता रहा है कि ये बिल्कुल दोनों पॉइंट्स मिलने थे, सेंटर से जो पॉइंट होगा वहाँ से पास करेगा। हमने अगर हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को लाइन 1 कह लेते हैं और दूसरी लाइन जो बन रही है ए बी से इसको लाइन 2 कह लेते हैं, तो हमने इन दोनों में से इक्वेशन किसकी फाइंड करनी है? फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब हमने L1 की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है। अब जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उसके ऊपर हमें कम से कम उसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए होता है और एक उसकी हमें क्या चाहिए होती है? उस लाइन की स्लोप चाहिए होती है। तब हम पॉइंट स्लोप फार्मूला जो हमने पीछे भी क्वेश्चन 6 में अप्लाई किया वही कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे आसान मेथड यही है कि हम उसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट ढूंढ लें, कहीं भी पॉइंट ढूंढ लें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट ढूंढ लें और उसी लाइन की हम क्या फाइंड कर लें? स्लोप फाइंड कर लें। पॉइंट ढूंढने के लिए पहली बात हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सहारा लेंगे। बाइसेक्शन का मतलब सेंटर से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट अगर हम फाइंड कर लें कैसे निकलेगा? ए बी का मिड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है ए बी का क्या है? मिड पॉइंट है। और यही पॉइंट जो है इस लाइन 1 के ऊपर भी लाई कर रहा है। ये कॉमन पॉइंट है जो लाइन 1 पे भी लाई कर रहा है और लाइन 2 पे भी क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। अगर हम इस पॉइंट को फाइंड कर लेंगे तो इस पूरी लाइन जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी उसके ऊपर एक पॉइंट मिल जाएगा हमें। ठीक है। फिर उसके बाद स्लोप को देखते हैं। तो पहले पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मिड पॉइंट फार्मूला लगा रहे हैं किस पे? ए और बी पे। मिड पॉइंट क्यों लगा रहे हैं? हर दफ़ा मिड पॉइंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ किया था, तो बाइसेक्टर की वजह से हम मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं x1 x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। हम वैल्यूज पुट करेंगे। x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 है। x2 की वैल्यू 9 है, 3 प्लस 9 ओवर 2। y1 5 प्लस y2 की वैल्यू 8 थी तो ऐड कर दिया हमने। 12 ओवर 2 कितना आ गया? 6 आ गया। और 5 प्लस से 8 13 ओवर 2 ये बन गया हमारे पास पॉइंट। मतलब 6 और 13 ओवर 2 जो है ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया जो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इस लाइन पे भी। हमें ये वाला चाहिए था, मिल गया। अब स्लोप की बारी है, तो स्लोप हम भी इसी लाइन, यही लाइन प्रोवाइड करेगी हमें। ए बी की अगर हम स्लोप निकालते हैं, इस लाइन की स्लोप निकालते हैं, तो फिर उसको हम परपेंडिकुलर केस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, क्योंकि दूसरी लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और हमने परपेंडिकुलर का रिलेशन पढ़ा था कि अगर एक स्लोप जो है परपेंडिकुलर दूसरी जो है उसके नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। ठीक है। तो हम इस स्लोप की लाइन इक्वेशन फाइंड करेंगे, स्लोप इस लाइन की, और दूसरे के हम नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे उसका। तो ये हम इसकी स्लोप फाइंड कर रहे हैं। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 हमें पॉइंट गिवन था 8, ये वाला पॉइंट हमें गिवन है। y2 की वैल्यू 8 गिवन है, y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 9, x1 की वैल्यू 3। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। 3 ओवर 6 आ गया हमारे पास। स्लोप बन गई सेकेंड लाइन की कितनी? 1 ओवर 2 आ गया। हमने इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल जो है वो क्या बनेगा? -2 ओवर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा जी। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? स्लोप आ गई। नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना था क्योंकि लाइंस केसेस कौन से? दोनों लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर। स्लोप भी मिल गई, पॉइंट भी मिल गया। ठीक है। तो अब हम पॉइंट स्लोप फार्मूला क्या था? y माइनस y1 की जगह पे 13 ओवर 2 जो हमने पॉइंट निकाला, इक्वल स्लोप m की वैल्यू -2, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 6 है। तो ये जो -2 है, ये वाला जो नीचे डिवीजन वाला 2 है, इसको हम क्या करेंगे? या तो इसका एलसीएम ले लें या 2 को मल्टीप्लाई करवा लें बोथ साइड, क्योंकि इस तरह हम सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड भी कर लेंगे, तो ये 2y बन जाएगा, माइनस का 13 बन जाएगा और ये माइनस का 4 आ जाएगा इधर। ठीक है। और अब इसको सिंपल करते हैं, तो 2y माइनस 13 इक्वल -4x प्लस 24। ठीक है। इक्वेशन को अब सारा एक तरफ कर लेंगे। 2y माइनस 13 -4x इधर राइट साइड पे आके लेफ्ट पे प्लस का 4 हो गया, और प्लस का 24 माइनस का 24 इक्वल क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है। तो 2y प्लस 4x माइनस का 37 इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़रा काम का इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है थ्रो, जो इस पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है। अब यहाँ पर सीधा सीधा सवाल है, यहाँ पर उसने 2 सेंटेंस हमें दे दिए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो
एक एंड से पहले है, एक लाइन का बताया जा रहा है, और एंड के बाद दूसरी लाइन का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन पिछले सवाल में एंड वाला साइन कुछ भी नहीं था सीन, ठीक है, इसलिए हमने वहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो। हमने कहते हैं लेट कर लेते हैं ये हमारी एक लाइन है, ठीक है, जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। इसको हम लाइन 1 कह लेते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इसी की हमने क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। और इसी के ऊपर एक पॉइंट हमें दिया हुआ है, कहीं भी आप पॉइंट लेट कर सकते हैं, लाजमी नहीं यहाँ पे लें आप, कहीं भी एक पॉइंट जो उसने दिया हुआ हमें क्या -4 -6 को हमने ये ले लिया, ठीक है। फिर कहता है दूसरी लाइन अब यहाँ शुरू होगी, परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप। दूसरी लाइन जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। दूसरी लाइन जो है इस लाइन के क्या थी, परपेंडिकुलर थी, और उसकी स्लोप दी हुई है, उसका क्या दिया हुआ है हमें, स्लोप दी हुई है -3/, मतलब m2 जो हमें कितना दिया हुआ है -3/2। हमने इस लाइन 1 की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इस लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट चाहिए, वो हमारे पास है, और इसी लाइन की स्लोप चाहिए, लेकिन स्लोप हमें इस लाइन की गिवन है, L2 की गिवन है, L1 की नहीं गिवन। तो हम यहाँ पर केस परपेंडिकुलर वाला है, ठीक है, मतलब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम स्लोप इसकी फाइंड कर लेंगे नेगेटिव रेसिप्रोकल लेकर, इसकी स्लोप को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट हमें गिवन -4 -6, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज 2/3, ठीक है। नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लिया, इसको उलट कर दिया हमने, 2 और 3 बन गया, और साइन जो है पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव का था, बिकॉज बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों लाइंस क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास पॉइंट भी है और हमारे पास स्लोप भी है, तो हम अब इसमें स्लोप इंटरसेप्ट जो है पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ कर लेंगे। पॉइंट स्लोप फार्मूला के अकॉर्डिंग y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। वैल्यूज पुट कर दी, y1 की वैल्यू -6 थी, x1 की वैल्यू -4, और m की हमने फाइंड की भी 2/3। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y प्लस 18 बन गया, 2x प्लस 8। सारी इक्वेशन स्ट्रेट हम सीधा कर लेंगे, एक साइड पर इकट्ठा कर लेंगे तो बन जाएगा 3y माइनस 2x प्लस 10 इक्वल 0। इसी तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो। एंड से पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन का जिक्र किया जा रहा है, और पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप, और ये दूसरी लाइन का बताया जा रहा है। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फॉर एग्जांपल हम ये एक लाइन ले लेते हैं, इसको L1 कह देते हैं, इसकी हमने इक्वेशन भी फाइंड करनी है, और इसी के ऊपर एक पॉइंट हमें दिया हुआ है 11 - 5, ठीक है। नेक्स्ट कहता है दूसरी लाइन जो है वो पैरेलल है इसके, दूसरी लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक है, टू लाइन विद स्लोप, और इसकी स्लोप हमें दी हुई है, L2 की हमें क्या दी हुई है, स्लोप दी हुई है, कितनी, -24। हमने L1 फाइंड करना है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इसके ऊपर हमें एक पॉइंट चाहिए जो हमें गिवन है 11 - 5, इसी की स्लोप भी चाहिए थी, तो स्लोप हमें इसकी दी हुई है, तो हम इसका सहारा ले लेंगे। हम कहते हैं पॉइंट हमें दिया हुआ है 11 - 5, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज -24। इस लाइन की भी स्लोप हम कह रहे हैं कि -24 है, क्यों, बिकॉज बोथ लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल के केस के अंदर क्या होता है कि दोनों की स्लोप इक्वेशन की क्या होती है, इक्वल होती है, m1 इक्वल होता है m2 के, तो इसलिए जो इसकी स्लोप है वही स्लोप क्या है, इसकी है। तो अब हमारे पास पॉइंट भी आ गया -24, और स्लोप पॉइंट आ गया 11 - 5, और स्लोप हमारे पास क्या आ गई, -24। अब फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे वैल्यूज, y माइनस y1 की जगह पे -5, x1 की जगह पे 11, और स्लोप -24। सीधा करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y + 24x - 259। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, कन्वर्ट द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमें इक्वेशन दी हुई है, उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और नॉर्मल फॉर्म में। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो y = mx + c होती है, ठीक है। तो ये हम करते हैं, तो हमें इक्वेशन दी हुई है 2x - 4y - 11। इसमें हमने क्या करना है, y को सेपरेट करना है, तो ये इक्वेशन हमारी ये आ गई 2x - 4y + 11 = 0। अब y को सेपरेट करना, तो जिस चीज़ को सेपरेट करना होता है वो कोशिश करें कि पॉजिटिव हो, तो माइनस का है तो हम इसको इधर लेके आके क्या कर लेंगे, पॉजिटिव का कर लेंगे, माइनस का 4 राइट साइड पे आके क्या हो गया, प्लस का 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेफ्ट पे दोबारा जाके क्या हो रहेगा, डिवाइड। तो ये हमारी क्या आ गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हमारा y अलग हो गया, स्लोप और इंटरसेप्ट क्या हो गया, अलग हो गया। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर इक्वेशन वही यूज़ करनी है हमने, 2x - 4y + 11 = 0। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने ये वाली फॉर्म बनानी होती है, इस तरह से करके x/a + y/b = 1 करके बनानी होती है, ठीक है। तो ये ना एग्जांपल भी आपको 7.2 के बिल्कुल पीछे जो
जहाँ पे आपकी 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है उससे बिल्कुल पीछे जो है पिछले बिल्कुल पीछे वाले पेज पर इसकी एग्जांपल भी दी हुई है। उस वहाँ पे उसने 6 टाइप्स जो है उसकी इक्वेशन की प्रूव की हुई हैं फॉर्म बना के, बिल्कुल उसी मेथड से क्वेश्चन किया हुआ है। तो ये हमारे पास आ गया, इक्वेशन आ गई। हमने +11 को इधर ले आए, माइनस का 11 कर लिया। अब हमने इस 11 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो माइनस का 11 है तो माइनस का 11 ख़त्म होगा, डिवाइड करने से 1 आ जाएगा, क्योंकि +11 करेंगे तो -11 + 11 क्या हो जाएगा, 0। 0 हमें नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए। तो 1 आएगा जब इसको डिवाइड करवाएंगे -11 के साथ। तो डिवाइडिंग -11 ऑन बोथ साइड, तो इधर भी इसके नीचे भी -11 आ गया, इधर भी और यहाँ पे भी। ये कैंसिल होने के बाद 1 आ गया, ये 2 जो है 11 के नीचे आ जाएगा और ये 4 जो है इस 11 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या बन गए, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। इसके बाद नॉर्मल फॉर्म बनानी है। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए सबसे पहले जो है हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आते हैं, ax + by = c की फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट इसको हम डिवाइड करवाते हैं स्क्वायर रूट +- a² + b² के साथ बोथ साइड। ये काम है, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, जो x के साथ पड़ा होगा, जिसको हमने डिवाइड करवाना है बोथ साइड। तो x के साथ जो पड़ा हुआ है वो a है और y के साथ जो पड़ा हुआ क्या है, b है। ठीक है, अभी हम करते हैं, सबसे पहले हमने c को अलग कर लिया, कांस्टेंट को, +का 11 इधर राइट पे आके क्या हो गया, -का 11। अब x के साथ क्या पड़ा हुआ है, 2। तो मतलब a की वैल्यू क्या है, 2 है, और b की वैल्यू क्या है, y के साथ क्या वैल्यू है, -4 है। ठीक है, तो हमने इनके स्क्वायर रूट के साथ डिवाइड करवाना है बोथ साइड। तो ये हमारे पास हमने डिवाइड करवा दिया 2 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि a की जगह पे क्या है 2 और b की जगह पे -4 है, तो हम डिवाइड ऑन बोथ साइड कर रहे हैं, इधर भी डिवाइड कर रहे हैं और इधर भी डिवाइड। ये वैल्यू +- अब +- के अंदर से हमने वो वाला साइन सेलेक्ट करना होता है जो हमारी राइट साइड पे होता है, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव रखना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन लेंगे, तो माइनस से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। स्क्वायर रूट के साथ प्लस का साइन या माइनस का साइन शो दोनों करवाने, लेकिन वो लेना वो है जो हमारी राइट हैंड साइड को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव है, -11 है तो हम इसको माइनस का स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास 20 का स्क्वायर रूट लिया, कितना आ गया, 2√5 माइनस का 2√5 11/-2 स्क्वायर, ये हमारी क्या आ गई, नॉर्मल फॉर्म आ गई। सेकंड पार्ट है इसका 4x + 7y - 2 = 0। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, y को सेपरेट करेंगे। तो y यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको नहीं अब तंग करना, हम -2 को इधर ले जाएंगे और प्लस के 4x को इधर ले जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो पहले से कंप्लीट है। तो ठीक है, तो इसको तंग नहीं करते, 7y इधर रहने देते हैं, प्लस -2 राइट पे आके +2 हो गया और प्लस का 4x राइट साइड पे आके क्या हो गया, -4x हो गया। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी डिवाइड हो गया, इधर भी। तो ये हमारी क्या बन गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। नेक्स्ट 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कांस्टेंट को इधर लेके आएंगे, -2 राइट साइड पे आके +2 हो जाएगा। फिर हमें इस 2 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। डिवीजन के साथ हम इसको 1 बनाएंगे, तो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, 4x/2 + 7y/2 = 2/2। 2 से कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1। तो ये वाला 4 जो है इस 2 के नीचे आ जाएगा और ये 7 इस 2 के नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी जी। तो ये हमारे पास 2/4 बन गया। इसको कैंसिल करने के बाद 1/2 भी आ रहा था, आप भी करें तब भी ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट उसके बाद नॉर्मल फॉर्म है। इक्वेशन में हमने क्या करना था, सबसे पहले सी को इधर लेके जाना है, कांस्टेंट इधर आ गया हमारे पास, 2 बन गया। फिर हमने √(a² + b² के साथ क्या करना है, बोथ साइड डिवाइड करवाना है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 4 है और b की वैल्यू क्या है, 7। तो हम 4 का स्क्वायर + 7² डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, 16 + 49 बन गया। और साइन हम स्क्वायर रूट के साथ कौन सा लेंगे, जो राइट साइड पे होगा। राइट साइड पे क्या है, पॉजिटिव का 2 है, तो हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों ऐड किया, स्क्वायर रूट 65 बन गया, इधर पॉजिटिव स्क्वायर रूट 65। तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म है। सिर्फ हमने क्या करना है, इस चीज़ को डिवाइड करवाना है अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर। थर्ड पार्ट के अंदर 15y - 8x + 3 = 0 है, तो इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे। y को सेपरेट करना है, y पॉजिटिव है, इसको यहाँ रहने देते हैं। 8x जो है माइनस का है, राइट साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 हो गया। 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके दोनों के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। नेक्स्ट इसकी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है, 15y - 8x + 3 = 0। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 3 को राइट साइड पे लेके आ रहे हैं, -3 कर लिया। अब इस 3 को क्या बनाना है, 1 करना। तो डिवाइडिंग -3 ऑन बोथ साइड, -3 से कैंसिल होके क्या दे देगा, 1 दे देगा। फिर 8 जो है इस 3 के नीचे आ जाएगा और 15 भी जो है यहाँ पर इस 3 के नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी x/3/8 और 15 y/-3/15 = 1। तो ये हमारी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म लास्ट है।
इसकी इक्वेशन हमें दी गई थी ये, तो 15y माइनस 8x प्लस थ्री को राइट साइड पे ले आए, इक्वेशन सीधी कर ली, पहले x वाली फिर y वाली। तो x के साथ जो पड़ा है वो a है, y के साथ है जो b है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225 और स्क्वायर रूट के साथ हम साइन लेंगे माइनस का, क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास क्या है, माइनस है। तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं, माइनस 8x प्लस 15 एज इट इज़, 64 प्लस 225 कितना आ गया, 289 आ गया, और यहाँ पे -3 ओवर स्क्वायर रूट 289। अब 289 का स्क्वायर रूट लेंगे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो माइनस का 17 इधर, और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, नॉर्मल फॉर्म कंप्लीट। नेक्स्ट उसके बाद इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं चेक वेदर द पेयर ऑफ लाइंस, हमें पेयर ऑफ लाइंस मतलब दो दो लाइनें दी गई हैं, हमने चेक करना है कि लाइंस पैरेलल हैं आपस में, परपेंडिकुलर है या नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पहले तो हमें पेयर दिया गया, लाइन 1 दी गई है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल 0 और 4x प्लस 2y। इसी तरह का हमने क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में किया था 7.2 में, गालिबन क्वेश्चन नंबर 3 है शायद, वहाँ पे हमें पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए गए, यहाँ पे हमें पेयर ऑफ लाइन्स दिया गया। तो जब पॉइंट दिए गए थे तब हमने क्या किया था, स्लोप उनकी निकाल के चेक किया था कि क्या स्लोप का रिलेशन क्या बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने स्लोप करना है, लेकिन हमें दी क्या गई है, लाइन दी गई है। तो लाइन से स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना के, बिल्कुल आसान तरीका कि y को सेपरेट करके यहाँ से जो x के साथ वैल्यू आएगी, कोफिशिएंट आएगा, वो हमारे पास क्या होगी, स्लोप होगी उसकी। तो हम यहाँ से 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल 0 है, यहाँ y को हम सेपरेट करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे इसकी भी और इसकी, फिर वहाँ से स्लोप ले लेंगे। तो ये हमारे पास प्लस का 2x राइट पे आके माइनस का 2x हो गया, माइनस का 3 राइट पे आके प्लस का 3 हो गया। तो y सेपरेट हो गया जी। तो x के साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई, स्लोप हो गई -2। तो m1 फर्स्ट लाइन की स्लोप हमारे पास क्या आ गई, -2 आ गया। नेक्स्ट इसी बिल्कुल सेम तरह यहाँ पे हम देखें +2y इधर रहेगा लेफ्ट साइड पे, ये पॉजिटिव है, प्लस का 4x राइट पे आके माइनस का 4x हो गया, प्लस का 5 राइट पे आके माइनस का 5। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2 का कितना हो गया, 4, y की वैल्यू आ गई -2x माइनस 5/2। तो ये x के साथ कौन पड़ा हुआ है, -2 है, तो यहाँ पे भी सेकंड स्लोप भी क्या आ रही है, -2। तो दोनों स्लोप्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। एक फर्स्ट स्लोप भी -2 है, सेकंड स्लोप भी क्या है, -2। तो दोनों ही लाइंस हमारी क्या होंगी, m1 इक्वल m2, बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इसी तरह बिल्कुल सेम, इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 है, 3y इक्वल टू x प्लस 5। तो हमने यहाँ पे y को सेपरेट करना है, 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे। तो 2/3x प्लस 5/3 बन जाएगा। तो यहाँ पे x के साथ क्या है, कोफिशिएंट 2/3 है, तो ये हमारे पास स्लोप 1 आ गई। और यहाँ पे देखें तो प्लस का 3x राइट साइड पे आके माइनस का 3x होगा, और माइनस का 8 राइट पे आके प्लस का 8 हो जाएगा। तो 2 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 8/2 कितना हो गया, 4 हो गया। हमें चाहिए सिर्फ x के साथ, तो x के साथ क्या पड़ा हुआ है, विद साइन, -3/2 आ गया जी। तो फर्स्ट स्लोप हमारे पास 2/3 है, सेकंड स्लोप हमारे पास क्या है, -3/2। तो दोनों इक्वल तो है नहीं, एक 2/3 है, एक 3/2 है, तो पैरेलल तो है नहीं। तो परपेंडिकुलर वाले केस में चेक करते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल आ रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, 2/3 मल्टीप्लाई में -3/2 किसके इक्वल आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, तो माइनस का क्या बच गया, 1 बच गया। तो बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है जी इस एक्सरसाइज का जी। फर्स्ट लाइन आपको दी गई है 4y प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0, और सेकंड दिया गया x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल 0। तो पहली लाइन को यूज़ करते हैं, यहाँ से हम इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से स्लोप फाइंड करते हैं। तो y इधर पॉजिटिव है, y को इधर आने देते हैं, प्लस का 2x राइट पे आके माइनस का 2x हो गया, माइनस का 1 इधर आके क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया जी। 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, तो हमारे पास x के साथ वैल्यू आ गई -2/4, मतलब -1/2। नेक्स्ट लाइन 2 जो है, सेकेंड लाइन जो हमें दी गई है, x -2y है, तो हमने y को पॉजिटिव रखना होता है। तो y को अब इधर माइनस की वजह से इधर लेके आए, तो हम प्लस का 5 कर लिया, ठीक है, 2y। और अब 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x/2 और -7/2 आ गया। तो x के साथ क्या पड़ा हुआ है, नीचे डिवीजन में 2 है, सिर्फ 2 नहीं है ये, तो ऊपर भी 1 है, ठीक है। तो ये आ गया 1/2। दोनों स्लोप, एक 1/2 है, एक -1/2 है, साइन डिफरेंट है, तो ये स्लोप दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। m1 इक्वल m2 के केस में भी दोनों स्लोप्स इक्वल नहीं है। मल्टीप्लाई करवा के देखें तो -2 माइनस का 1/4 बन रहा है, जो कि -1 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो ना पैरेलल वाला केस सेटिस्फाई हो रहा है, ना परपेंडिकुलर वाला, तो हम कहेंगे सो पेयर्स ऑफ लाइंस आर नॉट पैरेलल नेदर परपेंडिकुलर। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 7.1 एंड 7.2। इस चैप्टर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है, शॉर्ट क्वेश्चन भी लाजमी आने हैं फाइनल के पेपर में। तो
नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।